गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। यस, कैसा गया पेपर? हम्म। जल्दी से पेपर के बारे में कुछ कमेंट कर दो यार। बहुत अच्छा अच्छा। यही दो ऑप्शन दूं या और भी ऑप्शंस दूं कि बहुत अच्छा या अच्छा? हाँ, माणिक 233 रैंक 2। कल के पेपर ने तो सर नींद उड़ा दी। अच्छा बेटा, फिर क्या अब तकलीफ है, पढ़ते रहो, नींद तो आएगी नहीं अब। बहुत अच्छा। सर पूरा 2015 की याद आ गई। अरे हमें, तुम्हें तो ईयर भी पता है यार, 2015 ऐसा। शीट के क्वेश्चंस करने के बाद पीवाई क्यूज बहुत इजी लग रहे हैं कैनी। अरविंद का कमेंट नहीं समझ में आया बेटा, क्या लिख रहे हो, क्लियरली लिखो। आदर्श, अब समझ में आया टेस्ट देने में कितना पानी में हूं। ओके। केमिस्ट्री 84, वाह वेरी गुड हार्दिक, केमिस्ट्री में 84। 2015 तो नहीं, 2016 का पेपर बहुत टफ था। 2015 का तो नहीं पता मुझे, बहुत मतलब था भी नहीं इतना, बट 2016 का पेपर जो था वो टफ, बहुत टफ पेपर था। रुचित का कहना है सर 87 बने दोनों मिला के, मेरा पोटेंशियल 180 प्लस का था। बहुत ज्यादा डिफरेंस है रुचित। उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो अच्छी तरह से, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। संचित का कहना 3 घंटे लगातार टेस्ट देने के लिए उठ बैठा नहीं जाता। अच्छा आप संचित, 3 घंटे की मूवी देखने में कोई तकलीफ नहीं होती होगी तुम्हें, है ना? उसमें कोई भी तकलीफ होती है क्या? टेस्ट देने में तकलीफ होती है। 87 केमिस्ट्री में, ठीक, वेरी गुड माणिक। भावदीप 1 टोटल 92 कम है, भावदीप इंप्रूव करो। ओके। अमेगा गना पेपर पैटर्न की वजह से 2015, अच्छा। दो ब्रेक नहीं ले सकते कीर्ति, आदत डालो एक साथ पढ़ने की, डेली आदत डालो, 2-2 2.5-2.5 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ने की आदत डालो डेली। ये जब भी होमवर्क कर रहे हो एक साथ बैठे रहो, 2 घंटे तक उठो मत, सोचो कि कंटिन्यूसली कितना लंबा स्ट्रेच में पढ़ सकते हो, उतना फायदा रहेगा, और विथ एफिशिएंसी। ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी कम हो जाए, नहीं तो वो क्या होता है, एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एफिशिएंसी सही हो जाए। घर पे तो हम कभी 3 घंटे एक साथ पढ़ते नहीं, और एग्जाम वाले दिन सोचते हैं कि हम 3 घंटे अच्छी तरह से पेपर दे देते, तो उस दिन फिर वही प्रॉब्लम होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, मार्क्स कम हो जाते हैं, जितने आने चाहिए उतना नहीं आ पाता, बिकॉज हमारा उतना स्टेमिना ही नहीं होता है। तो स्टेमिना बढ़ाओ, ठीक है ना? नहीं यार, नहीं नहीं, पुरानी वॉच है। ठीक है, चलो जी, अब एक बार जल्दी से मैं पेपर के क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। ये टी हाफ की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा है। द ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना? उल्टा हो रहा, ग्रोथ हो रही है, जबकि नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर से डिक्रीज होता है, तो यहां पर ई की पावर माइनस के टी ना होकर ये ई की पावर प्लस के टी होगा। ग्रोथ हो रही है, यानी माइनस डी ए अपॉन डी टी नहीं आएगा, यहां पर प्लस डी ए अपॉन डी टी होगा। के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये फॉर्मूला ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी की बजाय प्लस के टी हो जाएगा। पहले यहां से यहां से आप ये वैल्यू पुट कर दो, 3 टाइम्स हो रही है तो के की वैल्यू निकाल लो, और फिर वापस उसी को यूज करो ताकि अमाउंट डबल हो जाए।
ज्यादा अच्छा इसको ऐसे लिख दो, K इक्वल्स टू 1/T ln। यहां पर अगर हम देखें तो AT/A0 इक्वल्स टू, अब यही फॉर्मूला दो बार यूज होगा, 1/96, 3 टाइम्स हो गई, तो 1/टाइम जिसमें ये अमाउंट 2 टाइम्स हो जाए, बस इतना सा ही करना आप। नहीं बावदी बेटा, पेपर हमेशा अगले दिन डिस्कस हो जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। डेल्टा एच निकालना क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी, उसके लिए कुछ डेटा यहां पर दे रखा है। ये ऑब्वियसली सब ये लिक्विड ही है, अंडरस्टूड है। तो इनको यूज करना आपको हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी के देखो फॉर्मूले लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2O2 लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड प्लस, या तो 2 टाइम्स कर दो इसको, इसको भी 2 टाइम्स, ताकि ये O2 आ जाए। इसका फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन 0, इससे इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा। अब आपको बाकी चीजें यहां पर देखनी होगी कि यहां पर कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से बन रहे हैं। नहीं बना, इसमें मुझे एक डेटा कम क्यों दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इसका पता है, ओ एच, यहां पर ओ एच बॉन्ड है, यहां पर ओ एच और ओ ओ बॉन्ड है, तो दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल आ गए। इसमें और मेरे को एक, या कहीं से निकल जाएगा ऐसा। देखना पड़ेगा यार एक बार, कैंसिल हो जाएगा या तो, क्योंकि यहां पर अभी दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक ओ एच बॉन्ड। ओ एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ पहले निकालनी पड़ेगी। वो ओ एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ, या तो एक काम करो, ऐसे कर दो, इन दोनों रिएक्शन का हमारे पास डेल्टा एच है, राइट। इसका डेल्टा एच है -200 और इसका है -285 का डबल। कट जाएगा क्या?
इसको भी 2 टाइम्स कर लेते हैं, काम करें क्योंकि ये डेटा हमारे पास नहीं है, तो ये भी 2 टाइम्स कर देंगे। राइट, यहां पर अब देखें तो एच एच बॉन्ड यानी 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन -4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ओ एच माइनस डेल्टा एच वेपर। इस तरह से 2 इक्वेशन बनाना, एक यहां पर वेपराइजेशन भी आएगा, 2 टाइम्स वेपराइजेशन ऑफ डेल्टा एच, यहां से भी इक्वेशन बनाओगे तो, और दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो ये एच एच और ओ एच बॉन्ड वाला डेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, वो यहां से आ जाएगा। देन आगे बढ़े, हाँ इसी तरह से करना। नेक्स्ट, चलो जी, ये हो गया था। द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यहां पर आपको ये सब फाइंड आउट करना है। हो गया, बन गया था। चलो ये तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन CsCl, बिल्कुल सही है। ए मेटल दैट क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर हैज ए कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ट्रू, ये भी ट्रू। ए यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयन विथ अदर यूनिट सेल्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन NaCl, अगर ये डेटा दे रखा है तो NaCl की लेंथ क्या होगी? चलो जी, देन इसमें किसी को कोई डाउट? आंसर ACD है इसका। आगरा, कलकत्ता, दिल्ली। देखो सीधी सी बात है, इसके जितने यानी ये B/3, C/2 और D/4 इन टोटल का ऐसे करोगे तो सम हमेशा 1 रहेगा, और K1, K2, K3 का रेशियो 1:2:3 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था इनका रेशियो क्या होगा, K1 × 3, K2 × 2, K3 × 4। अब K1, K2, K3 की वैल्यू पुट कर दो तो ये 3, ये 4 और ये 3 यानी 12। सबसे ज्यादा किसकी अमाउंट होगी? डी की होगी। डी की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। ये टोटल सम कितना आ गया इसका? 19। अब यहां से आप रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ACD, बी की अमाउंट सी से कम होगी। व्हेन A = ½ देन डी की वैल्यू निकालनी है।
इन्हीं यानी जब ये 50% रिएक्ट करेगा तो इस तरफ कितने मोल्स जाएंगे, इस तरफ डी की कंसेंट्रेशन क्या होगी वो आपको देखना है। तो इस तरफ ए के कितने मोल्स जाएंगे, 3/6, यानी आधे मोल्स इधर जाएंगे। बट इसके आधे मोल से ये कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। अच्छा, आधा रिएक्ट करेगा, राइट। ए के कितने मोल्स डी की तरफ जाएंगे, डी का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट। तो डी का रेट कांस्टेंट अपॉन टोटल रेट कांस्टेंट 3/6, इतने मोल्स ए के डी की तरफ जाएंगे। ए के रिएक्ट कितने कर रहे हैं, 1 से आधा रह गया तो हाफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं। कितने रिएक्ट कर रहे हैं, हाफ। लेकिन अब इनको बी कितने, डी इनको कितने टाइम्स कर रहा है, 4 टाइम्स। डी इनको कितने टाइम्स कर रहा है, 4 टाइम्स। समझ में आया मैंने क्या किया है। इतने मोल्स ए के बी की तरफ जाएंगे इंटू एक्स इंटू एम, यानी इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। वेरिएबल्स की टर्म में लिखूं तो K3/K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स इंटू डी का कोफिशिएंट, जो भी डी का कोफिशिएंट है, इंटू 4। समझ में आया। और इसी से इनफाइनाइट टाइम पर सी की अमाउंट भी निकाल सकते हो। सी के लिए जब करना हो तो सी किसी भी टाइम पर सी की कंसंट्रेशन, सी का रेट कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3, इनफाइनाइट टाइम तक ए पूरा रिएक्ट कर जाएगा, इनटू कितना, 2 टाइम्स। मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। राइट, इसमें किसी ऑप्शन में डाउट, ऑप्शन क्यू। dx/dt log a, तो यहां पर, और ये जो स्लोप आ रहा है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री। मतलब एंगल कितना हो, स्लोप 45 डिग्री, यानी वैल्यू कितनी होगी, 1045 की 1। मतलब ऑर्डर हो गया फर्स्ट। इसको ऐसे देखो, dx/dt का लॉग, ये कोई इंटरसेप्ट है, लॉग के प्लस ऑर्डर आ जाता है ए की लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर मैं ये लॉग वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये n इसकी पावर में चला जाएगा। इन सबको एक साथ लिखोगे तो dx/dt इक्वल्स टू k a की पावर n। समझ में आई बात। तो यहां पर n की वैल्यू 1 हो गई, ऑर्डर हो गया 1। और क्या निकालना है यहां पर, इंटरसेप्ट दे रखा है, तो यहां पर
ये वैल्यू निकालनी है आपको। इफ ओपी इक्वल्स टू 0.5, नहीं मैंने ये फॉर्मूला कुछ गलत नहीं, गलत तो नहीं लिखा, चेक करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है यार ये। ट्राई करना, हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कंपेयर करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। कंपेयर करो, उससे एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी और टी की वैल्यू पुट कर सकते हो उसमें। देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार वापस से करना, वापस से करना। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस इंक्रीजेस, किसमें आइडियल गैस, किसमें एंट्रोपी बढ़ती है। बड़ा अच्छे ऑप्शन है ये सारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग्स तो हमेशा ही जीरो होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग्स हमेशा ही जीरो होगा। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि ये सिंगल स्टेज प्रोसेस है। सिंगल स्टेज मतलब इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। अगर ये इरिवर्सिबल है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज जीरो है तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होता है, इसमें एंट्रोपी चेंज सिस्टम का जीरो होगा, बढ़ेगी नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वापस से इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन में डेल्टा सराउंडिंग जीरो, तो इसमें फिर से बढ़ेगी। आइसोबारिक कूलिंग, टेम्परेचर कम हो रहा है, फॉर्मूला इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो, NCP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। ये वाली टर्म तो जीरो हो गई बिकॉज आइसोबारिक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव, तो डेल्टा सिस्टम भी नेगेटिव, तो यहां पर भी फॉल्स। यहां कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रही है और इन दोनों में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। चलिए मैं एक काम करता हूं, एक मौका और देता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इस पेपर को डिस्कस कर लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा, वापस से ट्राई करो, हम फिर से इस पेपर को डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन को पी और आर अभी देख लेंगे यार। एक बार वापस ट्राई करो, वापस से इसको ट्राई करो, टाइम लगेगा पहली बार में, फिर वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो लास्ट क्लास, क्योंकि आज हमें कंप्लीट भी करना है, ये चैप्टर 430 हो गया, हमें इसको कंप्लीट भी करना है। अमित कह रहा है कि सर क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता, कैसे स्टार्ट करें। अमित बेटा टाइम लगेगा उस चीज में, जो तुम कह रहे हो ना, उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, तभी समझ में आएगा कि कैसे स्टार्ट करें, नहीं तो क्लिक नहीं करेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनर्जी बैरियर वाला पार्ट बता दिया था, दिखा ना ऊपर, और मैंने आपसे यह कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए।
यहां पर हमने एक कर्व बनाया था, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पर मैंने कहा था कि केवल अभी लिख लो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दी थी, ये मैंने कहा था कि ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, ई ए फॉरवर्ड, और इसे हमने कहा था ई ए बैकवर्ड, राइट, ई ए फॉरवर्ड, ई ए बैकवर्ड, और इसको हमने कहा था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हमने कहा था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि एक रिएक्शन जब हो रही है या एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, राइट। हमें इन्हीं मॉलिक्यूल से मतलब, अगर ये टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, बाकी के अगर मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेट्स से इसको यूं मान लो कि 50% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो आपको उन्हीं 50% से ही मतलब है, उन्हीं 50% के कोलिजन से ही मतलब है, बाकी के कोलिजन से कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली वो फ्रैक्शन जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आप ये सोचो कि जितने परसेंट मॉलिक्यूल्स के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी, हमें उन्हीं मॉलिक्यूल से मतलब है, बाकी के मॉलिक्यूल्स को भूल जाओ। ये सोचो कि वो कंटेनर में है ही नहीं, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है उनको हम इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हैं उनको हम इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक दो चीजें और है वो मैं बताना चाहूंगा। ये जो रिएक्शन हमने यहां पर लिखी थी, यहां पर ये रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी, ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम, डेल्टा एच। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, तो यहां पर डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ये एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, याद करो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया कोई भी रिएक्शन जो होती है, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, उसमें हीट जो भी ट्रांसफर होती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी, ये प्रोडक्ट की, तो इसे आप डेल्टा एच कह सकते हो। और अगेन ये भी कह सकते हैं अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो ये राइट नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिख भी रहा है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा एच भी याद रखना। एक और टर्म यहां पर लिखवा रहा हूं, एक तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी और एक और होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी होती है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो ये 0 से लेके एनर्जी होती ना, यहां पर एक इसको हटा रहा हूं, ये जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब यहां पर यूं कह दो कि उस मॉलिक्यूल की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की मिनिमम एनर्जी, टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, बट टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। समझाता हूं, थोड़ा और समझाता हूं। जितने भी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी तो एक जैसी है, राइट, सबकी सेम है, इतनी है, लेकिन किसी की काइनेटिक एनर्जी कम, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, राइट। अब आप इस पोटेंशियल एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर और एनर्जी ऐड कर दो, तो मिनिमम इतनी एनर्जी उसकी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो सबके बराबर उतनी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी अगर और होगी तो उसकी टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे तो ज्यादा ही होगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
to form product is called threshold energy. बिल्कुल सही। थ्रेशोल्ड एनर्जी में यानी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिला के अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, देखो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिला के अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसको यूं भी कह सकते हो, अगर दोनों मिला के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इसका मतलब यही है कि काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक ही बात है। अगर आप ये बोलते हो कि काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये यहां पर इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब ये तो एक पॉइंट हुआ एनर्जी बैरियर जिसकी हमने बात की। दूसरे पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। सेकंड पॉइंट, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर अदिति, कम हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, कम हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है इसको समझते हैं। जैसे NO2 से N2O4 बनता है, इसमें जो नया बॉन्ड बनता है पता है किसके बीच में बनता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में नया बॉन्ड बनता है। तो अब सोचिए आप, अगर दो NO2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो नया बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। तो अगर दोनों के नाइट्रोजन एंड के बीच में कोलिजन होता है तो नया बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों के ऑक्सीजन एंड के बीच में कोलिजन हो जाए, अगर दोनों के ऑक्सीजन एंड के बीच में कोलिजन हो रहा है, अब चाहे इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी भी हो, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बॉन्ड तो किसके बीच में बनना है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। टकरा कौन रहे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड। प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट फॉर्म हो तो एनर्जी के अलावा ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए। राइट नाउ दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, कह सकता हूं कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन हो रहा है और ये एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहा है। और अगर कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। यानी इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इससे नहीं होगा। चाहे इनकी एनर्जी कितनी भी हो, चाहे इसकी थ्रेशोल्ड का टोटल एनर्जी कितनी भी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी कितनी भी हो, यहां प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें कैसे पता चले कि कितने कोलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि केवल दो ही ओरिएंटेशन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 डिग्री पर आके टकराए, 3 डिग्री पर आके टकराए, 4 डिग्री पर आके टकराए, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे एंगल पर भी तो कोलिजन हो सकता है। अब पहले हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि 10 डिग्री पर टकरा रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा, 15 डिग्री पर टकरा रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा, यानी कितने एंगल पर टकराने पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा, यह सब पता करना होगा। अब आप कह सकते हो सर ये कैसे पता करेंगे हम? तो देखो, नहीं पता करेंगे तो नहीं निकलेगा आंसर। अगर आप चाहते हो कि एक रिएक्शन की रेट को थियोरेटिकली फाइंड आउट करना है तो ये भी फाइंड आउट करना होगा। आपको पहले बहुत सारी रिएक्शंस की स्टडीज करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, उससे आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि यार कैसे होती है, कैसे प्रोडक्ट बनता है। ये धीरे धीरे जब आप रिएक्शंस की स्टडीज करोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, इतने एंगल पर शायद बन सकता है, इसमें इतने एंगल पर बन सकता है, बट अभी हमें नहीं पता कैसे होगा। समझ में आ रही मेरे? तो ये पता करना पड़ेगा कि किस एंगल तक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, किस ओरिएंटेशन पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि बहुत सारे एंगल पर कोलिजन हो सकता है, बहुत सारे एंगल पर हो सकता है, उसमें से कुछ प्रॉपर होंगे, उसमें से कुछ इम्प्रॉपर होंगे। अब हमें वो फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन होती है, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। वैसे इसका एक और नाम भी है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। बिल्कुल पीएचडी वाले स्टूडेंट्स यही सब करते हैं बेटा, तभी पीएचडी मिलती है। इसे हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। और वैसे भी आपको इस प्रोबेबिलिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि अब इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी। इसको राइट नाउ ऐसे समझ लो कि जैसे 100 कोलिजन्स हुए और उसमें से 10 प्रोडक्ट्स बन गए, तो समझ लो कि 10 प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं, 90 इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं। तो इस तरह से रिएक्शंस कर करके ये थोड़े आइडियाज लगाने पड़ेंगे, बट एक टर्म फाइनली आपको पता होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, विच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये आपको पता करना होगा कि कितने कोलिजन्स टोटल कोलिजन्स में प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, कितने इम्प्रॉपर में है। लेट्स से 0.1 प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं, 0.1 का मतलब 10%, 0.2 पी की वैल्यू यानी 20% प्रॉपर ओरिएंटेशन में, अगर पी की वैल्यू 0.3 है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में 30% है, राइट। तो अब ये दो फैक्टर्स हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मिक्स कर दें तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ZAB इंटू ई की पावर माइनस EA बाय RT इंटू P, इससे आप एक रिएक्शन की रेट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक रिएक्शन की रेट हम थियोरेटिकली फाइंड आउट करें तो ये 3 पैरामीटर पता होने चाहिए, ZAB, ई की पावर माइनस EA बाय RT और P। वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पता होगी, कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सब एक अलग इश्यू हो सकता है, बट ये आपको पता होगा तभी एक रिएक्शन की रेट थियोरेटिकली निकल के आएगी। अब ये तो देखो इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन यही बनते हैं कि बताओ हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आंसर इज नो। तो कौन सी दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। ये दो कंडीशंस फुलफिल करोगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। बट अब इससे एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन निकल के आती है जिसे हम कहते हैं आरएनएस इक्वेशन। वो कैसे निकल के आती वो थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, दो उसका एग्जैक्ट डेरिवेशन तो ऐसे नहीं है, बट फिर भी यहां से थोड़ा बहुत हम उसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए मुझे आपको ये थोड़ा सा ZAB का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूं। पूरा याद करने की सच ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट एक आइडिया तो होना चाहिए। ZAB का जो फॉर्मूला है, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ ZAB मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवा दी थी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव एवोगैड्रो नंबर का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, जहां पर सिग्मा जो है, ये दो मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे हैं उनकी रेडियस का सम है, RA अपॉन RB, सॉरी RA प्लस RB। सिग्मा इज A और B, दो मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं उनकी रेडियस का सम विच इज RA प्लस RB। और U रिलेटिव स्पीड ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, रिलेटिव या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, क्योंकि A की B के रेस्पेक्ट में जितनी रिलेटिव स्पीड है B की भी उतनी होगी, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, डायरेक्शन जरूर अलग हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ये ZAB का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पुट कर दूं, पाई सिग्मा स्क्वायर U रिलेटिव NA एवोगैड्रो नंबर का स्क्वायर
इस P को भी मैं यहां लिख रहा हूं, इस P वाली टर्म को भी यहां लिख रहा हूं, e की पावर माइनस EA बाय RT इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। और ये जो पैरामीटर यहां पर आया है, ये जो टर्म यहां पर है, इसको हम लिख देते हैं A से e की पावर माइनस EA बाय RT कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। और ये जो टर्म यहां पर आई है, इसको लिखा जाता है रेट कांस्टेंट K से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम बोल रहे रेट कांस्टेंट। यानी यहां से आप कह सकते हो दिस रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA बाय RT, एंड दिस इज वेरी वेल नोन इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं आरेनियस इक्वेशन, which is known as Arrhenius equation। लिखो, जल्दी से लिखो, अभी इसकी कुछ कुछ जगह जरूरत पड़ेगी, वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। कुछ नहीं, ए क्या, इन सबको ए लिख दिया, ये जितनी भी पैरामीटर्स यहां पर जो दिख रहे हैं उन सबको क्या लिख दिया, ए लिख दिया। हाँ, अब यहां पर ये जो ए है, पता है इस ए को क्या बोला जाता है? इस ए को हम क्या बोलते हैं? इसके बहुत सारे नाम हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको और क्या बोला जाता है? आरेनियस कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक तरह से देखा जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये टर्म तो बिल्कुल अलग है, ये मतलब ये कुल यू रिलेटिव, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए जो है ना, एक तरह से नंबर ऑफ कोलिजन्स को, एग्जैक्टली नंबर ऑफ कोलिजन तो जेड ए बी है, बट हाँ ये जेड ए बी मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स को कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर आप यूं कह दो कि कुछ हद तक नंबर ऑफ कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उसमें और भी टर्म्स है, जैसे पी वाला फैक्टर भी आ गया, उसमें पी वाला फैक्टर भी आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी आ गया। नॉर्मली आगे चल के अभी मैं बताऊंगा यहां पर इससे क्या हमें पता चलता है। देन ईए आपको ऑलरेडी पता है, ईए इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन अब यहां पर आरएनएस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आरएनएस, A and EA are temperature independent। ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ए जो है वो भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। ये सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ए टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कैसे? उसका लॉजिक दे रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स तो बढ़ेंगे ही, और आप कह रहे हो कि ए जो है नंबर ऑफ कॉलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ए को तो बढ़ना चाहिए, फिर वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? राइट, यही क्वेश्चन है कि ए जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, क्योंकि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव स्पीड वाली टर्म है इसके अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, रिलेटिव स्पीड भी बढ़ेगी, तो ए की वैल्यू को भी तो चेंज होना चाहिए। लेकिन हां, किसी ने सही बोला है, क्यों आरएनएस ने इसको टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट माना है?
बिल्कुल इशू ने सही लिखा है। इशू ने लिखा कि ये वाली वैल्यू तो हो सकता है बढ़ जाए, बट ये प्रोबेबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना, ये कुछ हद तक कम हो जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। बिल्कुल सही कहा। तनय ने भी बोला है, वाह बहुतों को सब कुछ पता है यार, बहुतों को सब कुछ पता है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। मुझे लगा कि ये बात तो मुझे 2-3 बार समझानी पड़ेगी, 4-4 2-3 बार 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 बतानी पड़ेगी, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब समझ गए। यस, ये जो ए है टेम्परेचर, ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर ए की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, बट पी के कारण वो वापस से वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए ए इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा। और जहां तक ईए की बात है वो ऑब्वियस है, ईए क्या, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और टेम्परेचर पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। अब मेनली मैं इसकी बात करूंगा, K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो अब आप ये बताओ, अगर मैं एक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो यहां से देखो, ये जो इक्वेशन है K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, देखना यहां पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये तो ए तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये माइनस और टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर आता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब रेट भी बढ़ रही है। आयुष उस पर मत जाओ कि वाई पी डिक्रीजेस, वो नहीं पता, वो सब हमने ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ रही है, क्यों? क्या नंबर ऑफ कॉलिजन्स के कारण? क्या नंबर ऑफ कॉलिजन्स के कारण? देखा जाए तो ए तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ए तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये के की वैल्यू बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है। और ये फैक्टर क्या है? ये फैक्टर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर पता क्या हुआ, पहले मान लो 10% मॉलिक्यूल्स के पास ही सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थी, तो अब 20% के पास हो गई, 30% के पास हो गई, तो अब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। यानी मेनली जो स्पीड बढ़ती है वो रेट, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स के कारण नहीं, नंबर ऑफ कोलिजन्स के कारण नहीं, यूं कह दो ऐसे कोलिजन्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, मेनली उसके कारण रेट बढ़ती है। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं लेकिन उसके कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी कम हो जाती है। तो ये वाला फैक्टर ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला फैक्टर ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट जो मेनली बढ़ती है वो इस फैक्टर के कारण बढ़ती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट also increases because mainly because fraction of molecules, इस पर जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं ये पॉइंट यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। इतना सारा डिटेल में क्यों जा रहा हूं? इसलिए जा रहा हूं कि अभी जब हम जेई एडवांस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है। Because fraction of molecules having kinetic energy greater than activation energy increases. यानी मेनली रेट इसलिए बढ़ती है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स अब उस बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, इसीलिए रेट जो है वो बढ़ती है। बिल्कुल आयुष, यही बोल रहा हूं मैं।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो इजीली बॉन्ड को तोड़ पाएंगे, बॉन्ड एनर्जी जो चाहिए तोड़ने के लिए वो इजीली मिल जाएगी, इसीलिए हम प्रोडक्ट ज्यादा बना सकते हैं। राइट, तो स्पेशली ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने पर के बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट यहां पर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका के कम होगा। अगर मान लो दो रिएक्शन है तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका के जो है वो कम होगा। यहां पर भी एक छोटा सा पॉइंट आता है, मैंने क्या बोला सुनना अच्छी तरह से, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका के कम। आप कह सकते हो सर ए पर भी तो डिपेंड करेगी, ए पर भी तो डिपेंड करेगी, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये जो ई है ना वो एक्सपोनेंशियल वाली पार्ट में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। अगर थोड़ी भी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो बहुत बार डायरेक्ट हम ई से ही बता देते हैं कि अच्छा इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, इसका रेट कांस्टेंट कम, क्योंकि ए की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं होता है। ए यू मान के चलो कि ए वैल्यू सभी रिएक्शंस के लिए लगभग एक जैसी रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस किससे आता है? ई से। तो आप ये भी कह सकते हो, वन मोर पॉइंट, एज ई इंक्रीजेस के डिक्रीजेस। डायरेक्ट ई से हमने कमेंट कर दिया, और ये आप करते भी हो कि अच्छा इसकी ये स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब ये स्लो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम यानी ये फास्ट। ए पर ज्यादा हम सोचते नहीं है, दो ए पर भी डिपेंड करेगा बट मेनली कौन उसको अफेक्ट करता है? ई अफेक्ट करता है, तो यहां पर हमने उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब क्वेश्चन यहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, जिस पर जेई एडवांस में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है और जेई मेंस में 2 बार आ चुका है। अगर हम के वर्सेस टी का कर्व प्लॉट करें, के वर्सेस टी का कर्व प्लॉट करें तो ये कर्व कैसा होगा? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं यहां पर, के वर्सेस टी का कर्व, राइट, डिक्रीजिंग ऐसे, आगरा ऑप्शन, बॉम्बे ऑप्शन, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, ए बी सी, 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं। बॉम्बे या आगरा? कमेंट चले गए, कमेंट कमेंट, अरे किसी ने कहा सी में बी। अच्छा कोई लॉजिक बी का? अच्छा एक और चीज बताओ, यहां से बता सकते हो कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा के की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी? के की मैक्स, कमेंट फिर चले गए यार, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? व्हेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी, जब t की वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी होगी तो k टेंड्स टू a होगा, और ये k की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम ये वैल्यू पता कितनी हो सकती? 1। तो k की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो a के बराबर होगी।
सी होगा। पहले तो सबका बी आ रहा था। के वर्सेस टी का कर्व, के वर्सेस टी का कर्व, बेटा मैंने ए की वैल्यू 1 नहीं बोला, मैंने बोला कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और के की वैल्यू कम हो रही है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर के बढ़ेगा, तो ये तो गया ऑप्शन। अब बात आती है बी और सी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बी और सी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ये हमें बताना है। कार्तिक का कहना है कि सर सी में स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, बी में स्लोप बढ़ता जा रहा है। सोचो फिर। सी होगा बिकॉज इन्फानेट पर के की वैल्यू ए हो जाएगी। संचित का कहना है कि सर ये होगा क्योंकि जब आप मैक्सिमम वैल्यू यहां पर ये ए आ जाएगी। जेई में क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में, शायद जेई एडवांस में 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट कर्व पता कैसे होता है। एग्जैक्ट कर्व पता कैसे होता है। के वर्सेस टी का अगर आप एग्जैक्टली प्लॉट करोगे तो ये ऐसा आता है। देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, यानी स्लोप पहले बढ़ रहा है फिर वापस कम होने लगता है, बढ़ते बढ़ते स्लोप वापस कम होने लगता है। ये इसका एग्जैक्ट कर्व है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथ्स में आप पढ़ते हो, स्लोप पहले बढ़ रहा है फिर वापस स्लोप कम होने लगता है, और ये के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। और मैं आपको बता दूं जो जेई में क्वेश्चन आया है उसमें ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं था। अब बताओ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पर कहीं होगा, स्लोप बढ़ते 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 फिर वापस से क्या होने जा रहा है, कम हो रहा है। अब बताओ जेई में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये ऑप्शन तो था ही नहीं। अब बी सही है या सी सही है ये बताओ आप तो। और सेम क्वेश्चन जेई मेंस वाले भी पूछ चुके हैं 2 बार, एक बार नहीं, जेई मेंस में 2 बार। ईयर भी पीछे शीट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जेई एडवांस में तो आया 2010 में, और जेई मेंस में 2019 जनवरी में आया है, और उसके बाद एक बार और आ गया 2021 या 22। करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज ये तो है ही नहीं। ये कह सकते हो कि सर आगे तक नहीं बना हुआ, वो एक इश्यू है, ये कर आगे तक नहीं बना हुआ वो एक प्रॉब्लम है, बट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कर ऐसे थोड़ी जा रहा है, स्टार्टिंग में तो ऐसे जा रहा है। आप कह दो कि इन्होंने ये कर पूरा नहीं बनाया, मे बी। इवन जेई मेंस वालों ने ना, पहली बार मैं कहता हूं जेई मेंस वालों ने बड़ा दिमाग लगाया इस क्वेश्चन। जेई मेंस में जब ये क्वेश्चन आया था ना, जेई मेंस वालों ने पता क्या बोला कि 300 या 400 केल्विन तक कर्व कैसा होगा, ऐसा कुछ उन्होंने लिख दिया, रेंज दे दी 300 0 से 300 डिग्री सेल्सियस की। उसके आगे तो कर्व प्लॉट ही नहीं करना था।
दे रखा उन्होंने, स्पेशली रेंज दे रखी है। अगर आप 23rd क्वेश्चन जेई मेंस का देखोगे, जेई मेंस एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कंसिडर द गिवन प्लॉट फॉर ए रिएक्शन ओबेइंग आर्हेनियस इक्वेशन फ्रॉम 0 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस। लो जी, फिर तो सही है, 300 तक प्लॉट किया, आगे प्लॉट ही नहीं किया। बट चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, हाँ अगर ये ऑप्शन है तो ये सही होगा, बट अगर ये नहीं है तो या इन दोनों में से ये तो सही नहीं होगा, ये होगा। मैं आपको फैक्ट बताऊं, सीरियसली बताऊं, जब जेई एडवांस में पहली बार ये क्वेश्चन आया था ना, मोस्टली स्टूडेंट ने यही टिक किया था और ये बताया भी नहीं जाता था। इवन जब मेरे पास ये क्वेश्चन पहली बार आया ना, मुझे भी लगा कि यही कर सही होगा, क्योंकि वही लॉजिक है ना, के की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर, तो ऐसे ही लगता है यही सही होगा, बट ये गलत था। ये जेई एडवांस वाले ना, समझ सकते हो तुम इनको। मैं वही तो कहता हूं कि जो लगता है वो होता नहीं है, राइट। तो मुझे भी यही लगा था ये वाला सही होगा, बाद में समझ में आया कि इसमें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये कर्व ऐसे जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अच्छा के की मैक्सिमम वैल्यू यानी के की एक लिमिट तक वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि के की मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर है, तो ये इससे कर। बट इस बार मेंस वालों ने सही काम किया भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि मेंस में क्वेश्चन की लैंग्वेज सही है, एडवांस में गलत है। ज्यादातर अब हम कर्व कौन से प्लॉट करते हैं यहां पर, अब वो बता देता हूं। के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी लॉग के यानी एलन ए माइनस ई ए बाय आर 1/t। अब अगर एक कर्व प्लॉट किया जाए बिटवीन एलन के वर्सेस 1/, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं, जेई मेंस में, इवन जेई एडवांस में भी आ सकते हैं। जेई मेंस का तो फेवरेट है, आप जितने लोग यहां क्लास कर रहे हो ना, 20% के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। 20 काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, 20% के पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी 100 में से 20 बच्चे मान के चलना कि तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है। और कुछ नहीं होता है, एक कर्व बना के दे दिया जाता है, ऑब्वियसली कट भी करेगा, ऐसा नहीं कट नहीं करेगा। स्लोप किसके बराबर है, माइनस ई ए बाय आर। इंटरसेप्ट किसके बराबर है, एलन ए। कर्व बना के दे दिया जाता है, एंगल दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौशल सही बात करा, अच्छी बात है, अच्छे लोग अच्छे सवाल आसानी से नहीं समझ में आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जेई मेंस में, भर भर के आते हैं, यूं मान के चलो, और कैलकुलेशन होती है। और इसमें एक और चीज बता दूं, एलन के वर्सेस 1/t का कर्व प्लॉट किया है। अगर ये लॉग के है तो ध्यान रखना 2.303 की और टर्म आ जाएगी, वो अच्छी तरह से याद रखना। ये 2.303 बहुत बार गड़बड़ क्रिएट कर देता है, गलत करवा देता है। यहां पर क्या है वो अच्छी तरह से देख लेना। कर्व गिवन है, स्लोप पता है तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी पता है तो उससे स्लोप निकाला जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बहुत सारे आते हैं। रूपकथा का कहना है कि सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ग्राफ में। देखो रूपकथा, मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बट केमिस्ट्री में हर जगह तो नहीं है। आज पता चल गया, बस इसके लिए याद रखो। केमिस्ट्री में तो ज्यादा इश्यू नहीं है, बट मैथ्स में ऐसी बहुत सारी इक्वेशन जिसके ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में तो जहां है वहां मैं बता दूंगा, बात खत्म। ऐसे देख के तो नहीं समझ में आएगा, इक्वेशन देख के नहीं समझ में आएगा। हाँ बट ये मान के चलो y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1/x ही, अगर ये इस तरह की कोई इक्वेशन है, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है।
y इक्वल्स टू ई की पावर -1/x, अगर इस तरह की इक्वेशन है तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। बिल्कुल सही अर्चित ने बोला है। लक्ष्य अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे के वाला पेपर में भी मार्क्स नहीं आएंगे। राइट। फर्दर अगर मुझे किसी T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पता है K1 और किसी T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस ले लें, हाँ या ना, 1 और 2। तो ये ln a वाली टर्म कट जाएगी, ln K2 अपॉन K1। 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं, ध्यान रखना ये इक्वेशन नंबर है, माइनस का साइन नहीं है। इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। राइट, बिल्कुल वन टॉप जैसी इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी लिखते हो, बट केमिकल इक्विलिब्रियम में ये रेट कांस्टेंट है, वहां क्या आता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रहे मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये K1 K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये K1 K2 क्या है? रेट कांस्टेंट। और यहां से देखो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, EA की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा रेट कांस्टेंट इंक्रीज ही होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट इतना, तो बताओ 400 पर कितना होगा? 400 पर रेट कांस्टेंट इतना, तो 500 पर कितना होगा? एक्टिवेशन एनर्जी का डेटा दे रखा होगा, पुट करो, कैलकुलेशन जरूर होगी, अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है। जेई मेंस में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन होती है। तो यहां पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी, किसी T1 टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पता है तो यहां से आप T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर रेट कांस्टेंट 2 के फैक्टर से बढ़ गया तो रेट डबल हो जाएगी, रेट कांस्टेंट 10 के फैक्टर से बढ़ गया तो रेट 10 टाइम्स हो जाएगी। एक दो छोटे छोटे से पॉइंट्स है वो मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं। लेट से ये दो केमिकल रिएक्शन है, A कन्वर्टिंग इनटू B और C कन्वर्टिंग इनटू D। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 20 किलो जूल, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 40 किलो जूल लेट से। और इसका टेम्परेचर भी हमने T1 से T2 कर दिया और इसका टेम्परेचर भी हमने T1 से T2 कर दिया। दोनों का टेम्परेचर हमने T1 से T2 कर दिया। किसका रेशियो ज्यादा होगा? इसके लिए रेशियो ज्यादा होगा या इसके लिए रेशियो ज्यादा होगा? बताओ। दोनों का टेम्परेचर T1 से T2, इसका भी T1 से T2, लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 20, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 40। किसके लिए रेशियो ज्यादा होगा? बताते जाओ, लिखते जाओ फटाफट फटाफट। ज्यादातर ने आंसर यही लिखा है C से D का, बट आंसर है A। सॉरी, हाँ सही सही लिखा है, सॉरी बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने इसका लिखा है, मोस्टली स्टूडेंट तो यही लिखा और यही आंसर सही है। लेकिन ये सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता है,
ऐसा लगता है सर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, और अभी आपने कहा था जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका रेट कांस्टेंट तो कम होगा। तो यहां पर क्या हम रेट कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं या उनके रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं? यहां हम रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट को नहीं कर रहे हैं हम। रेट कांस्टेंट का मतलब होता है परसेंटेज, रेट कांस्टेंट का रेशियो मतलब परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज जो है वो यहां ज्यादा होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। हाँ, यहां आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो रेट कांस्टेंट होंगे वो इस वाली रिएक्शन से कम होंगे, यहां रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, बट रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो यहां ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझ लो कि यहां पहले रेट कांस्टेंट था 100, T2 टेम्परेचर पर हो गया 200, रेशियो कितना हुआ 2। यहां पहले रेट कांस्टेंट था 10, अब रेट कांस्टेंट हो गया 40, रेशियो यहां 4 टाइम्स, रेशियो यहां 2 टाइम्स हुआ, बट वैल्यूज यहां ज्यादा है, वैल्यूज यहां कम है। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज वाइज चेंज कहां ज्यादा होगा? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो टेम्परेचर जो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी दैट रिएक्शन विल बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर ज्यादा डिपेंडेंट है, सेंसिटिव है। यहां टेम्परेचर बढ़ाते ही इफेक्ट ज्यादा होगा, इंपैक्ट उसका ज्यादा आएगा, यहां इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो यहां ज्यादा डिक्रीज करेगा, यहां कम डिक्रीज करेगा। चेंज चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वहां चेंज भी ज्यादा होगा। बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा, कम होगा तो ज्यादा कम होगा। राइट? तो ये ध्यान रखना, कंपेयर कैसे करना है वो पता होना चाहिए। सेकंड, वन मोर क्वेश्चन। इस बार मैं एक ही रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, और हमने क्या किया, इस रिएक्शन का टेम्परेचर 300 से 310 किया और 400 से 410। सेम रिएक्शन है, अब अलग अलग रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन है ए से बी, टेम्परेचर 300 से 310, यहां पर भी 10 केल्विन बढ़ाया 4, और यहां पर भी 10 केल्विन बढ़ाया 400 से 410। कहां रेट कांस्टेंट का रेशियो ज्यादा होगा? कहां रेट कांस्टेंट का रेशियो ज्यादा होगा? $300 पर। इसी फॉर्मूले से देख लो, ln K2 अपॉन K1। इस बार ये दोनों का सेम है, T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, T2 माइनस T1 ये भी सेम है, लेकिन जिसका T1 T2 का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका रेशियो कम होगा। यहां T1 T2 का प्रोडक्ट ज्यादा है, यहां रेशियो कम होगा। मतलब इसको ऐसे याद रखो, देखो लोअर टेम्परेचर पर 10 केल्विन बढ़ाओगे तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, हायर टेम्परेचर पर 10 केल्विन बढ़ाओगे तो इतना थोड़ी इंपैक्ट होगा। ये लगभग देखो वही वाली बात है, अगर किसी के पास 100 रुपए है और उसको आप 100 रुपए और दे दो, जिसके पास कम है उसको 100 रुपए दे दो तो अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा, और किसी के पास मान लो 1 लाख रुपए है और उसको 100 रुपए दो तो क्या फर्क पड़ेगा। अब जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है उसमें 10 केल्विन बढ़ाओगे तो उसका इंपैक्ट कम आएगा ना यार, जिसका कम है उस पर इंपैक्ट ज्यादा आएगा, उस पर इंपैक्ट ज्यादा आएगा। राइट? उसी तरीके से जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पता है ज्यादा है वो रिएक्शन स्लो है, वो स्लो है, ये ऑलरेडी फास्ट है। तो इस पर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, यूं कह दो ज्यादा स्लो है ना, इस पर इंपैक्ट ज्यादा आएगा, इस पर इतना इंपैक्ट नहीं आएगा।
अदिति का कहना है कि जिसके पास 1 लाख रुपए वो 100 रुपए क्यों लेगा? कोई नहीं छोड़ता अदिति, सब ले लेते हैं। हाँ, कभी कभी एक स्टेटमेंट चलता ना कि मुकेश अंबानी अगर नीचे 1 लाख रुपए भी पड़े हों जमीन पर तो वो उठाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, कि उतने टाइम में तो वो उससे ज्यादा अर्न कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं ना था कि पर सेकंड वो उससे ज्यादा रुपए अर्न करता है तो वो पैसे उठाएगा ही नहीं, वो भी उठाएगा, पता है, वो भी नहीं छोड़ने वाला। हाँ, कार्तिक ने सही कहा, बूंद बूंद से समुद्र बनता है, बिल्कुल सही कहा। सबको पैसे चाहिए। सुनो वापस, पहले ये दोनों बातें समझ में आई। यूं कह दो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो स्लो है, उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट ज्यादा आएगा। जो ऑलरेडी फास्ट है उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट कम आएगा। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है उस पर ज्यादा नहीं होगा। राइट? तो ये याद रखना। देन वन मोर पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट क्या करता है? हम सबको पता है कि एक कैटलिस्ट, पता है, एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। वो पता है कैसे बढ़ाता है? वो रिएक्टेंट को अब प्रोडक्ट में जब लेके जाता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन का पता है वो पाथ ही बदल देता है। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, यानी पहले एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 100 थी तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? 80 70 हो गई। ज्यादा मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे तो रेट तो बढ़ ही जाएगी। ज्यादा मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेके जाता है लेकिन उसका तरीका बदल देता है, और वो जो तरीका होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कुछ कम होती है, इसीलिए रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। इसको समथिंग लाइक यू मान लो, जैसे होता ना कि मान लो कोई आपको एक रास्ता, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रास्ते अलग अलग हैं, बट सबको सारे रास्ते नहीं पता हो, सबको सारे रास्ते नहीं पता हो या परमिटेड नहीं हो। मान लो बहुत सारे आदमी जो आपको ए से बी ले जा सकते हैं, बट किसी को रूट ए, कोई एक रूट ए से परमिटेड है, कोई बी से, कोई सी से, और सी से मान लो एफर्ट्स कम लगानी पड़ रही हो। तो वही वाली कैटलिस्ट के पास एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। हाँ, लेकिन वो कैटलिस्ट ही आपको उस रास्ते से ले जा पाएगा, और कोई नहीं ले जा पाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये ऋतुराज ने सही बात कर दी। ये ऋतुराज ने, पता है, फोड़ डाला बेटा आज तो तूने। सर जैसे आप हमारे लिए कैटलिस्ट हो तो रीच आईआईटी, ये बात हुई। चल तेरे को पार्टी आज मेरी तरफ से। मौके पे तूने मार दिया भैया। हैं? देखा, बिल्कुल सही, सही तरह से तुम्हें कैटलिस्ट वर्ड समझ में आया है। गुड। चलो, तो एक कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ज्यादा मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे,
इसीलिए रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, यूं कह दो रेट कांस्टेंट ही बढ़ गया। के पहले रेट कांस्टेंट क्या था, के ए ई की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी। इसको मैं ए फॉरवर्ड लिख देता हूं, इसको के फॉरवर्ड लिख देता हूं। अब कैटलिस्ट यूज करने पर क्या हुआ, ये ए तो मैंने पहले ही कहा था ज्यादा कोई चेंज होता नहीं है, तो ए फॉरवर्ड अभी भी वो का वही है, बट ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्स से कम हो गई। ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्स से कम हो गई, पहले थी ई ए, अब रह गई ई ए माइनस एक्स, ई ए माइनस एक्स। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी ई की पावर एक्स बाय आर टी। भावदीप, तुम्हारा नाम भावदीप नहीं भावादीप ही बोलूंगा अब मैं, फिट हो गया यार, भावदीप में भावादीप। ये वैल्यू वापस से क्या आ गई, के ई की पावर एक्स बाय आर टी के एफ सॉरी, तो के एफ डैश, यानी जो रेट कांस्टेंट है वो किस फैक्टर से बढ़ गया, ई की पावर एक्स बाय आर टी। इस फैक्टर से रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो इसी फैक्टर से रेट भी बढ़ जाएगी, यानी रिएक्शन की रेट ई की पावर एक्स बाय आर टी इस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, बट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो जैसे के एफ डैश आया, अगर मैं बात करूं के बी डैश की, तो के बी डैश इक्वल टू के बी, ये भी वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर एक्स बाय आर टी। यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट जिस फैक्टर से बढ़ रहा है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी उसी फैक्टर से बढ़ेगा। फॉरवर्ड रेट भी बढ़ जाएगी, बैकवर्ड रेट भी उसी फैक्टर से बढ़ जाएगी। तो लेकिन यहां पर बात आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो के एफ डैश अपॉन के बी डैश इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना है उतना ही रहेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कैटलिस्ट यूज करने पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, इक्विलिब्रियम अचीव होने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है, लेकिन एक्सटेंट में कोई चेंज नहीं होता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। पहले लेट से 70% रिएक्शन होने पर इक्विलिब्रियम आया, तो अभी भी 70% पर ही इक्विलिब्रियम आएगा, बट उसमें लगने वाला जो टाइम है वो कम हो जाएगा, उसमें जो लगने वाला टाइम है वो कम हो जाएगा, ये आप कह सकते हो। राइट तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है वो मैंने आपको यहां पर बताया। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स थे वो मैंने बताए। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो क्वेश्चन करते वक्त मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो होमवर्क की बात करें, और ध्यान रखना ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो होमवर्क वाइज अगर देखा जाए तो एक काम करते हैं, S1 और O1 कंप्लीट कर लें। हाँ, बची हुई S1 और O1 ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग S1 एंड O1 जो भी बचा हुआ पोर्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज का जो पेपर था तो उसके क्वेश्चंस को वापस से देखना, और बाकी फिर अर्चित पढ़ने में पढ़ सकते हो, अगर आयनिक पढ़ के आना चाहते हो लास्ट ईयर से, अगर मेरे से पढ़ा हुआ तो ही पढ़ के आना, अदरवाइज मत पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम।
एक काम करते हैं यार, तुम्हारे पास भी टाइम की फाइट है। सुनो, डू वन थिंग, नेक्स्ट क्लास से आयनिक नहीं स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करूंगा और इसका भी डिस्कशन करूंगा। जितना ज्यादा होमवर्क आप कर सकते हो वो करो। इसमें एक और काम ऐड कर, एक और चीज ऐड कर दो, जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी और ऐड कर दो। या चलो नहीं तो ज्यादा, थर्मोडायनेमिक्स, जेई एडवांस और O2, देखते हैं कितनी हो पाती है। थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2 ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले जेई एडवांस डिस्कस करूंगा दोनों की, उसके बाद O2 डिस्कस करूंगा। काइनेटिक्स में यही डिस्कस करेंगे, काइनेटिक्स में यही डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये तो मैं बहुत टाइम पहले से ही दे रखा हूं। सबसे पहले काइनेटिक्स का डिस्कशन करेंगे, काइनेटिक्स का डिस्कशन करेंगे, फिर जेई एडवांस का करेंगे और फिर O2 का करेंगे। नया टॉपिक फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।